वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शिल्पी है। आर्ट एंड कल्चर के इस सेशन में लेक्चर 19 में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस लेक्चर 19 में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। एज यूजुअली जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, आज हम एक नए उसी टॉपिक में चित्रकला में आज हम यहाँ पर क्षेत्रीय शैलियों में देखेंगे जो शैलियाँ हैं चित्रकला के अंतर्गत जो आती हैं उनको हम पढ़ेंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है पिछला, अगर आपने नहीं रिवाइज किया तो जाके रिवाइज कर लीजिए, फिर इसका एक प्रॉपरली नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करें आज का लेक्चर। आइए देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिए मध्य भारत और राजस्थानी चित्रकला। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, मुगल कालीन जो चित्रकला में किसके शासनकाल में आपने देखा कौन कौन सी शैलियाँ थी, किस प्रकार की लघु चित्रकला, ये सब चीज़ों के बारे में बात की थी। अब मैं बात करूं कि देखेंगे आप कि भले ही मध्यकाल में आप देखते हैं कि चित्रकला की मुगल शैली का कितना भी प्रभाव रहा हो, लेकिन समय के साथ साथ आप देखेंगे कि भारतीय जो विशेषता है, जो भारतीय एक तत्व है, उसको आप देखेंगे इस शैली क्षेत्रीय शैली के अंतर्गत उसमें नहीं भूला गया है। भारतीय तत्व आपको यहाँ पर भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। मुगल शैली में विदेशी तत्व भी आपको देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पर आपको भारतीय तत्व मुख्यतः देखने को मिलेंगे। इनकी चित्रकला में धीरे धीरे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे तब उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो सब हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। मुगल चित्रकला के धर्म के अतिरिक्त देखिए, मुगल चित्रकला में धर्म से संबंधित विषयों को ज़्यादातर मध्य में रखा जाता था, केंद्र में रखा जाता था। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे इनके विषयों में देखेंगे कि भारतीय महाकाव्यों, पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गए, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में रचित प्रेमिक कविताओं, भारतीय लोक विद्या और संगीत से जुड़े विषयों से संबंधित ये चित्रकारी यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर प्रेम की जो बात की जा रही है वो कृष्ण प्रेम की बात की जा रही है, कृष्ण की लीलाओं की बात की जाएगी। ज़्यादातर आपको कृष्ण से संबंधित यहाँ पर उनकी लीला, उनकी प्रेम की बातें यहाँ पर की जाएंगी चित्रकला के थ्रू। वहाँ पर यही सब पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। राजस्थानी चित्रकला के 3 विशिष्ट प्रकार हैं, उनको ध्यान रखिएगा, दरबारी, साहित्यिक और लोक कला। अब इनको हम थोड़ा तोड़ के ब्रेक करके इनको अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे दरबारी शैली की यदि बात की जाए तो जो देसी आप देखेंगे रियासतें थी, यानी कि राजस्थान के राजाओं की छवि चित्रों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। किसके अंतर्गत? दरबारी शैली के अंतर्गत। तो राजस्थान की 3 विशेष जो प्रकार है वो दरबारी, साहित्यिक और लोक कला। तो दरबारी शैली के अंतर्गत उनके राजाओं की छवि की चित्रों का बनाना वहाँ पर जो है मुख्य केंद्र बिंदु भी हुआ करता था। इसके बाद देखते हैं साहित्यिक शैली के अंतर्गत क्या आएगा। आपको क्या लग रहा है इसमें? साहित्य से संबंधित देखिए रसिक प्रिया, रस मंजरी, सूर सागर, अमरू, शतक आदि से संबंधित चित्र यहाँ पर बनाए जाते थे। देखिए किस प्रकार से कितनी खूबसूरत विशिष्ट कई अनेक रंगों के साथ इनका प्रयोग करके और इनकी चित्रकारी की जाती थी, जो मुगल काल के समय से थोड़ी भिन्न है। वहाँ पर क्या होता था, थोड़ा अपना पुराना पैटर्न लेके चलते, लेकिन यहाँ पर भारतीय तत्वों के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के आपको रंगों के तत्व यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है। लोक कला शैली मतलब लोगों के आम जीवन की बात करेगा। यहाँ पर जो आम जीवन में जो चीजें चल रही हैं दिनचर्या की, उनको यहाँ पर दिखाएगा। जैसे डेली रूटीन जो दैनिक जीवन है उनके बारे में, त्योहार पर्व कैसे हैं, सामाजिक चीजें कैसी चल रही हैं, आर्थिक चीजें कैसी चल रही हैं, वो सारे लोग मतलब हमारी आम बोलचाल या हम आम जो जिंदगी है उनको वहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न किया जाएगा। इस चित्रकला पर आप देखेंगे वैष्णव यानी कि विष्णु संप्रदाय के लोग जो विष्णु को मानते हैं, शंकर यानी कि शैव को मानने वाले, शक्ति संप्रदायों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। शक्ति संप्रदाय मतलब दुर्गा देवी से यहाँ पर मतलब है इनका, उन संप्रदायों से अधिक यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला है। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित आपको कई संप्रदायों के यहाँ पर तत्व जो मूर्ति जो चित्रकला है वो देखने को आपको मिलती है। यहाँ पर इनकी चित्रकारी में विदित है कि मध्य भारत और राजस्थान के चित्रकारों और कलाकारों को आप देखेंगे कृष्ण संप्रदाय ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यहाँ पर कृष्ण संप्रदाय से संबंधित आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, प्रेम प्रसंग मिलेगा, उनकी जो बाल लीलाएँ हैं वो मिलेंगी, वो सारी क्रियाएँ उनको आप देखेंगे कृष्ण संप्रदाय को ज़्यादातर इनको प्रभावित किया था। देखिए इसकी प्रमुख विशेषताओं में आप देखते हैं मजबूत एवं प्रभावशाली आरेखन और विषम रंगों का इसमें प्रयोग किया गया। मुगल शैली में ऐसा नहीं था। मुगल काल के जब आपने चित्रकला को पढ़ा था तो वहाँ ऐसी चीज़ें देखने को उनका अभाव था, जबकि यहाँ देखेंगे मजबूत और प्रभावशाली काफ़ी इफेक्टिव कलर विषम रंगों के साथ यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत एक सीनरी को बनाया गया है। इसमें देखते हैं इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण चित्रकला कौन कौन सी। भाई अब इस क्षेत्र में ये भी तो होगा ना कि कौन कौन सी चित्रकला चीज़ तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ज़्यादा आप देखेंगे फेमस भी थी।
थी, जैसे बूंदी चित्रकला हो गया, मेवाड़ चित्रकला हो गया, किशनगढ़ चित्रकला हो गया, चित्रकला शैली, ये सब शैलियाँ जो थी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के नाम आप याद रखिएगा, ये सब आपको पता रहेगा, तो आपसे अगर प्रश्न पीटी में भी पूछा जाएगा तो आप उस पर सही आंसर दे सकेंगे। इसी प्रकार का प्रश्न आज हम डिस्कस भी करेंगे, पीटी का भी और मेंस का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं किशनगढ़। अभी हमने उदाहरण के स्वरूप पढ़ा किशनगढ़ चित्रकला, देखते हैं इसमें क्या भिन्नता थी, इसके चित्रकार कौन थे जिन्होंने इसको ऐसी खूबसूरत पेंटिंग को बनाया, क्या नाम था इनका। जैसे देखिए इस शैली के अंतर्गत चित्रकार निहाल चंद के द्वारा, किसके द्वारा, निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी यानी कि बनी ठनी कलाकृति काफी प्रसिद्ध थी, जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता था। तो अपने आप में प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता था, तो बनी ठनी को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे निहाल चंद्र को वहाँ के जो राजा थे महाराजा सांवंत सिंह के दरबार में उनको निरीक्षण, वो जो कह सकते हैं हम यहाँ पर, उनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे जो ये मोनालिसा की जो पिक्चर है ना, इसमें जो ये आप ये रत्न वगैरह जो जड़े देख रहे हैं आप, काफ़ी मोतियों से जो भिन्न प्रकार के आप देखेंगे जो रत्न है उनसे इस पेंटिंग को बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग को बनाया गया था उस समय में। इस शैली में अधिकांश चित्र वही आप देखते हैं राधा कृष्ण और कृष्ण लीलाओं से संबंधित यहाँ पर चित्र, प्रेम प्रसंग इत्यादि आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। पहाड़ी चित्रकला की यदि बात की जाए, मुगलों का पतन होना शुरू हुआ जब वो दूसरे अन्य जगहों पर जब वो उनका पलायन होना शुरू हो गया, आप देखते हैं कि जैसे उसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में उनका जाना शुरू हुआ, तब यहाँ पर राजपूत शैली किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। जैसे राजपूत शैली का प्रभाव लिए हुए एक भिन्न शैली यहाँ पर विकसित हुई, जिसे चित्रकला की पहाड़ी शैली के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इस कला में प्रेरक तत्व क्या क्या है। देखिए हर कला के पीछे कुछ तत्व विद्यमान होते हैं, किसी में होता है सामाजिक जीवन के बारे में बता रहे, किसी में वहाँ की दिनचर्या के बारे में बता रहे, किसी की वहाँ का वेदना के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी आपकी यहाँ पर कहते हैं पहाड़ी चित्रकला की, तो उसका मुख्य एलिमेंट क्या होगा, उसका प्रेरक तत्व क्या होगा, प्रेम भाव होगा। और प्रेम भाव की जहाँ बात आएगी वहाँ पर राधा कृष्ण कैसे पीछे छूट सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी इस तरह से पिक्चर्स आपको देखने को मिलती रहेंगी। आइए इन लघु चित्रों में, कल ही बताया था मैंने लघु चित्र क्या होते हैं, जो हमारी एल्बम और उसमें पेपर्स पर बनाई जाती, जो छोटे स्तर पर आप देखेंगे बनाई जाती लघु चित्रकला होती है। उसी को यहाँ पर राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग, कृष्ण की लीलाओं का चित्रण यहाँ पर कुछ इस तरह से किया जाता रहा है। वहाँ पर आपको पक्षी भी मिलेंगे, प्राकृतिक चीजें भी देखने को साथ साथ मिलेंगी, क्योंकि कृष्ण का जहाँ वर्णन हो वहाँ प्रकृति को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। तो एक भव्य और खूबसूरत और आकर्षित आपको चित्रण ऐसे पेंटिंग्स के थ्रू देखने को मिलता है। इस चित्रकला के प्रमुख उदाहरण जैसे कांगड़ा चित्रकला हो गया, कुल्लू मंडी चित्रकला हो गया, वसौली चित्रकला शैली, तो आप ये देखेंगे किसके उदाहरण है, ये पहाड़ी चित्रकला के हैं। ध्यान रखिएगा, ये पीटी के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी, अभी जो हम प्रश्न करेंगे उसमें भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं आधुनिक चित्रकला। अभी तक सारी चीज़ें पढ़ ली, अब आधुनिक समय में आते हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का जो है आधिपत्य होना शुरू होता है, फिर देखते हैं कैसे किस प्रकार से कंपनी का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है, कैसे ब्रिटिश प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, यूरोपीय प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आइए 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में भारतीय लघु चित्रकला में आप देखते हैं कंपनी चित्रकला और बाजार चित्रकला शैलियों की अभिव्यक्ति हुई है। कंपनी चित्रकला से कहने का मतलब है इनका कि अब विदेशी प्रभाव धीरे धीरे आपको कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का प्रभाव भारतीय तत्वों में देखने को मिलता है। भारतीय चित्रकला में वो तत्व देखते हैं। बाजार चित्रकला में आप देखेंगे यहाँ पर ना केवल भारतीय तत्वों को थोड़ा पीछे छोड़ दिया गया है, रोम और ईरानी तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उसके कुछ तत्व आपको भारतीय कला में देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि बाजार का एक माहौल क्रिएट किया गया है। जो चित्रकला बनाई गई उसमें पूरे बाजार में कैसी गतिविधियां हो रही, कैसे आर्थिक लेन देन हो रहा है, वो सबको वहां पर दर्शाया गया है। ठीक है, इस काल में राजा रवि वर्मा बहुत ही फेमस आपको देखेंगे यहाँ पर जो चित्रकार थे वो आधुनिक समय के। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, यदि कभी समय मिले, या इनके ऊपर कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं, आप समय मिले तो पढ़िएगा। काफ़ी अच्छी चित्रकारी करते थे और काफ़ी फेमस थे ये। इनके निर्देशन में देखेंगे आधुनिक चित्रकला में पश्चिमी संकल्पना का उदय हुआ, मतलब भारतीय थे ये, इन्होंने भारतीय तत्वों को भी लिया। जैसे देखिए यहाँ पर दमयंती हंस से बात करते हुए राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्र बनाया गया है, लेकिन पश्चिमी कुछ तत्व भी इन्होंने यहाँ पर देखे हैं, इनके पिक्चर्स में देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आधुनिक चित्रकला के जो अन्य और चित्रकार थे वो कौन कौन थे। अविंद्रनाथ थे, टैगोर थे, अविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल इत्यादि इसमें शामिल है। जैसे अविंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला की बात की जाए, चित्रकारी की, तो भारत माता का कुछ ये प्रमुख चित्र आप देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी है।
देखिए, आधुनिक या सामान्य कला की विशेषताओं में आप देखते हैं डिफरेंस क्या है। जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम कहें जो चित्रकारी की जाती है वो पहले की चित्रकारी से कैसे भिन्न है। जैसे यहाँ पर कपोल कल्पना से कुछ स्वतंत्रता मिली है। जैसे देखिए, आप चित्रकारी कब करेंगे, जब आपने चीज़ें देखी होंगी। अगर आप इतने ही जो बॉक्स में अगर आप रह रहे हैं, इतने ही एरिया में रह रहे हैं, आपकी डेली की जो दिनचर्या है वो क्या, खाना है, कमाना है और खेती करना इत्यादि काम है, तो आप उसी को ही लिखेंगे वहाँ पर। तो प्राचीन समय में जब हमें चित्रकला के साक्ष्य मिले तो यही चीज़ें देखने को मिली। लेकिन जब आप आगे बढ़े आधुनिक समय में क्या हुआ, आप बाहर निकले, आप आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचेंगे तो वहाँ पर चित्रकला में भी आपकी वो चीज़ झलकेगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है कि कपोल कल्पनाओं से यहाँ पर थोड़ी स्वतंत्रता मिली। अब कल्पनाओं से भिन्न यहाँ पर हकीकत को भी कुछ दर्शाना शुरू किया गया। आप देखते हैं यहाँ पर उदार दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की स्वीकृति भी मिली। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कह रहा है, देखिए बाहर से ब्रिटिशर्स आए या जो भी विदेशी आए, आप उन देखेंगे उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला। जब बाहर इन लोगों ने भी जाना, भारतीय लोगों ने भी जाना, ऐसे इस प्रकार से शुरू के आवागमन हुआ, तो उनका जो तत्व थे वो भी आपके भारतीय कला में देखने को मिलते हैं पहले के कंपैरिजन में। अगर मैं प्राचीन समय की, उस समय की बात करूं, अगर मैं मध्य पाषाण काल के समय की यदि बात करूं, कुछ इस प्रकार से देखते हैं। इसमें विशिष्ट व्यक्ति के रूप में भी उभारना शामिल किया गया। अब कलाकारों ने क्या किया कि कलाकार एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में, पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं था उनका, देखेंगे नाम विहीनता के भी तत्व तो भारतीय कला में विशेषताओं में देखेंगे आप पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर अपने जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, उन्होंने अपना नाम मेंशन भी शुरू कर दिया धीरे धीरे चित्रों के नीचे, और इसमें विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उनको सम्मानित किया जाने लगा यहाँ पर। ठीक है, कंपनी चित्रकला की यदि मैं बात करूँ तो कंपनी पेंटिंग में ऐसा क्या है, यहाँ पर देख के आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और उनके नौकर को किस तरह से दर्शाया गया, मतलब आप समझ रहे हैं ना केंद्र में क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इसमें देखेंगे राजपूत, मुगल और अन्य भारतीय शैलियों का यूरोपीय तत्वों के साथ समावेश होना यहाँ पर शुरू हो गया औपनिवेशिक काल में। ठीक है, यहाँ पर औपनिवेशिक काल में आपको देखेंगे यूरोपीय तत्व भी भारतीय कला में देखने को मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर वाटर कलर का प्रयोग किया गया, छाया प्रभाव का विद्यमानता है। यहाँ पर देखेंगे शेडो पेंटिंग्स का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पर कुछ भिन्नता जो पहले से यहाँ दिखाई देती वो कुछ इस प्रकार से, इसके उदाहरण के स्वरूप। फिर देखते हैं इसके चित्रों की विषय वस्तु क्या रहती, थीम क्या थी, इन चित्रों को बनाने के पीछे उनकी थीम क्या रहती थी वो हमें समझना है। जैसे जीव जंतु, वनस्पति, ऐतिहासिक इमारतें, कुछ देखिए ये सब एक ही पिक्चर में कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर युद्ध भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मंदिर भी दिए गए हैं, यहाँ पर मतलब धर्म से संबंधित यहाँ पर भवने भी बने हुए हैं, यहाँ पर डेली दिनचर्या की चीजें दी गई, वनस्पति, त्योहार, राज दरबार, समारोह, नृत्य, संगीत इत्यादि सभी चीजों का सम्मिश्रण है, जिसमें हम देखते हैं जो आसपास हमारी चीजें गतिविधियां होती हैं उन सबको इस तरह से पेंटिंग में बनाया गया है। चित्रकारों की प्रमुख बात करें ब्रिटिश इसमें किसकी बात करें, कंपनी पेंटिंग की, तो देखेंगे जैसे गुलाम अली खान, इसके बाद ईश्वरी प्रसाद और सेवक राम इत्यादि यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में से कुछ ये थे, जिनके उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए सब कुछ पढ़ लिया, ये समझ लिया आधुनिक शैली और जो राजस्थानी शैली उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है चित्रकला के बारे में। अब प्रश्न आता है, ये आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जिसमें प्रसिद्ध चित्रकला बड़ी ठड़ी किस शैली की है। तो अभी मैंने बताया बड़ी ठड़ी किस शैली की, बूंदी शैली की थी, कांगड़ा यानी कि पहाड़ी शैली की थी, नहीं थी, जयपुरी शैली की थी, नहीं थी, तो किस शैली की थी। अगर हम वापस जाएं इसमें देखें तो किस शैली की थी, देखिए मैं आपको सामने उदाहरण के स्वरूप इसलिए बता रही हूँ ताकि चीजें याद रहे। किस शैली की थी, बड़ी ठड़ी। देखिए प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आता है, बस हम चूक जाते हैं कहीं पर, वहीं पर जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो निगाह हटी दुर्घटना घटी, तो निगाह नहीं हटानी है यहाँ से, अदरवाइज पेपर में ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है कि हम प्रश्न का उत्तर ना दे पाए यदि सही तरह से नहीं करा होगा हमने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत बड़ी ठड़ी की जो है वो पिक्चर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है भाई किसके द्वारा, कौन चित्रकार थे जिनके द्वारा इसको बनाया गया था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीटिंग नहीं करनी है, वापस जाके नहीं देखना है, आपने पढ़ा है प्रॉपर सुना है तो आप बता पाएंगे यहाँ पर। चलिए अब आते हैं हम, ये तो आपका पीटी का प्रश्न, अब हम आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। भारत की मध्य पाषाण शिला कला, ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन, किसकी बात कर रहा है, सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला से, यहाँ पर देखेंगे आधुनिक चित्रकला से
तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी, किसको, सौंदर्य बोध को भी आप देखेंगे प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का हमें यहाँ पर समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट्स मैंने क्यों डाले, यहाँ पर ध्यान देना है, कीवर्ड्स पर हमें ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा क्या है, इसको समझिए। मध्य पाषाण शिलाकला जो है उसमें कह रहे हैं कि न केवल उसके सांस्कृतिक, उस समय के मध्य पाषाण काल के सांस्कृतिक जीवन को ही उन शिलाओं में, उन पहाड़ियों में, उन गुफाओं में नहीं बनाया गया, बल्कि आप देखते हैं उसके साथ साथ जैसे आज आधुनिक समय में आप सौंदर्य वो जो एस्थेटिक जो चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे रंगों का प्रयोग करना है, कैसे चीज़ों को जीवंत तरीके से वहाँ पर बनाया जा रहा है, वो सबका भी प्रभाव जो है प्रतिबिंब के रूप में आपको मध्य पाषाण काल में भी देखने को मिलता है, उतने ही खूबसूरत तरीके से जैसे वर्तमान में है। कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ समानताएं हैं, जिनको हम अंत में पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि शब्दों पर कि मध्य पाषाण शिलाकला आपको पता होना चाहिए, उनके ऊपर सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार से दिखाया गया है गुफाओं में चित्रकारी के थ्रू। ठीक है, फिर सौंदर्य वो जो वर्तमान में आपको देखने को मिलता है, एस्थेटिक जो चीजें हैं वो वहां पर कैसे उनका प्रभाव दिखाई देता है, कैसे रंगों का उन्होंने प्रयोग किया। और आधुनिक चित्रकला में आप देखेंगे यहाँ पर सौंदर्य बोध की बात की गई है, तो किस प्रकार से मध्य पाषाण काल के समय से भिन्न है और समान है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्य बिंदु आपको ये ध्यान देना है मेन कि समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं बताने हैं, बल्कि आपको बताना है उसकी समानताएं और भिन्नताओं के साथ आपको आधुनिक चित्रकला के बारे में भी अंत में बताना होगा। क्लियर हो रहा है, सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। तो क्या आप हम इस प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करें या मैं बताती हूँ, आप समझिए इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैं थोड़ा सा यदि यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ, देखिए कीवर्ड्स अब हमें समझना है। ठीक है, कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए ना क्या क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर मध्य पाषाण शिलाकला, तो आपको ये समझना है इसमें क्या कहना है, आपको क्या लिखना है, वो सब चीज़ें जो है वो आपको समझनी है। देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स में अगर पहला मध्य पाषाण काल शिलाकला, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिक्स नंबर लिख देती हूँ ताकि आप इससे समझ सकें। ठीक है, मध्य पाषाण शिलाकला में आप क्या लिखेंगे, बेसिकली चित्रकला क्या है, कला का एक सर्वाधिक कोमल रूप है। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में जब मानव गुफाओं में रहता था तो अब उसके पास कोई लिपि या कोई भाषा तो थी नहीं, तो वो अपनी अभिव्यक्ति और अपनी कल्पनाओं को किस प्रकार उभारेगा, चित्रकला के थ्रू। तो वो गुफाओं पे क्या करना शुरू हो गया, वो चित्रकला के थ्रू अपनी जो कंडीशंस चलती थी, जो उनकी सामाजिक स्थिति थी, जो उनका दिनचर्या जो जीवन था, वो सब वहां पर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। कहाँ पर, गुफाओं में। यहाँ पर किसकी, शिलाकला से मतलब गुफाओं में जो वो कला करते थे उससे उसका तात्पर्य है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर इंट्रो के साथ इसको शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी चलिए इंट्रो छोड़िए, पहले हम इसका कीवर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं, इसके बाद की बात बाद में, फिर हम एक समराइज करके प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करेंगे। आइए सांस्कृतिक जीवन की समझिए। मध्य पाषाण काल में जो शिलाकला की बात कर रहा है उसमें सांस्कृतिक जीवन का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है। उदाहरणों के साथ आप बता सकते हैं कि तात्कालिक जीवन में उनमें आप देखेंगे किस प्रकार से सांस्कृतिक उनका उठना बैठना, उनकी जो चीज़ें थी, उनके जो रहन सहन था है, उनका जो जैसे किसी चीज़ को जैसे मानना विशेष रूप से, वो सब आपको वहाँ पर दर्शाना होगा। जैसे भीमबेटका उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि भीमबेटका में जैसे चित्र जो मिले वो उनकी वहाँ की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, वहाँ पर उनके सांस्कृतिक जीवन को दर्शाता है। इसको जब हम मेन बॉडी में लिखेंगे तब हम और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है इस शब्द का मतलब क्या है, सांस्कृतिक जीवन की जो बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप सौंदर्य बोध को समझिए। सौंदर्य बोध से कहने का मतलब यहाँ पर परिष्कृत जो सौंदर्य बोध कह रहा है, यहाँ पर मेन पूरा ये है जो परिष्कृत सौंदर्य बोध कह रहा है, यानी कि एस्थेटिक सेंस, यानी कि किस प्रकार से आप देखेंगे इस मध्य पाषाण काल के जो शिलाकला थी उसमें एस्थेटिक पार्ट्स को कैसे दिखाना है, जैसे किस प्रकार से प्राकृतिक रंगों का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, और कितना जीवंत चित्रण इन्होंने तत्कालीन जो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी उनको कैसे जीवंत उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया, चाहे वो युद्ध का चित्र हो, चाहे वो उनके रहन सहन का चित्र हो, चाहे वो किसी स्त्री का चित्र हो, इत्यादि को उन्होंने वहाँ पर प्राकृतिक रंगों के साथ, कम से कम कहते हैं तत्वों के साथ, कम से कम सुविधाओं के साथ कैसे खूबसूरत पेंटिंग्स को वहाँ पर उभारने का प्रयत्न किया, जब वहाँ पर कोई इस प्रकार की इस समय वर्तमान के समय की तुलना में उस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद भी। क्लियर है, अब समझिए। देखिए यहाँ पर आधुनिक चित्रकला से अब हमें तुलना के बारे में, यहाँ पर क्या मतलब, आधुनिक चित्रकला से तुलना का मतलब क्या है कि जब मध्य पाषाण काल के जो एस्थेटिक सेंस थे, जो रंगों का प्रयोग करना, जीवंत चित्रों को उभारना, वो सब चीज़ों को हमें बताना है किस प्रकार से आधुनिक चित्रकला में देखने को मिलती है। क्लियर है। अब समालोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब यहाँ समझिए क्या कहने का मतलब है। यहाँ पर कहना है कि जो एस्थेटिक सेंस में आप देखेंगे आधुनिक चित्रकला की कुछ बातों में समानता दिखती है, वहीं आपको कुछ भिन्नताएं भी दिखती हैं आधुनिक चित्रकला में। क्यों दिखती हैं भिन्नताएं, क्योंकि देखिए
समय के साथ साथ हर चीज़ में विकास होता है। जब हम, जैसे हम अपने ऊपर उदाहरण ली, जैसे हम छोटे थे तो कुछ चीज़ों के बारे में जानते थे, जब बड़े हुए तो थोड़ा और नॉलेज गेन किया, जब और बड़े हुए तो समय और परिस्थितियाँ और देखते जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट, जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है वैसे वैसे हम उतना ग्रोथ करते जाते हैं। वही चीज़ चित्रकला में भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें थोड़ा समझा, सेकेंड लेक्चर में थोड़ा समझा, कंटिन्यूटी जैसे जैसे विकास बढ़ते जाएंगे आगे आगे आपका विकास होता रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर है, चित्रकला में भी देखने को मिली। तो आधुनिक समय में देखेंगे बहुआयामी स्वरूप को भी धारण किया। अभी मैंने बताया था कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयाम को भी इन्होंने कवर किया था, वो कैसे अभी समझेंगे। वो सारी चीज़ें वे वहाँ पर आपको भिन्नता और कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। क्लियर है? सारे यहाँ पर कीवर्ड समझ आ गए आपको, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर के थ्रू। अब देखिए कैसे समझना है आपको। आइए अब आपको यहाँ पर ना इंट्रो लिखना होगा। अब यहाँ तो समझ गए ना, ये दूसरा, तीसरा, इसके बाद चौथा और पांचवा जो मैंने कीवर्ड्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे ये जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर नंबरिंग देखिए, आप किसी प्रश्न को लिखने से पहले ना उसको तोड़ना सीखिए। समझ रहे हैं ना आप? तोड़ना क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए आप अगर ब्रेक नहीं करेंगे ना, थ्रू आउट पढ़ते चले जाएंगे तो समझ नहीं आएगा प्रश्न। तो ब्रेक कर करके चीज़ों को, शब्दों को, प्रश्न को पढ़ेंगे तो बेहतर समझ होगी और बेहतर लिख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन ही अगर नहीं समझ पाए तो आंसर आप क्या ही लिखेंगे, है ना? तो उस चीज़ का हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है अपनी चीज़ों को फाइन बनाने के लिए। और हम बात फाइन आर्ट्स की करने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको कैसे शुरू करना है, बताइए ज़रा कैसे शुरू करना है। मध्य पाषाण शिलाकला की बात की है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल में शिलाकला में कैसे उसकी डेफिनेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी गई। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मध्यपाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रह के रूप में यहाँ पर जीवन यापन करते हुए कुछ चित्र दिखाए गए हैं। मानव ने प्रकृति एवं परिवेश के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर गुहा चित्रकला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दी है। उसके दैनिक जीवन के बारे में वहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। भाई वो क्या दर्शाएगा, जो वो महसूस कर रहा है, उसकी जो अभिव्यक्ति, उसकी जो कल्पना है, उसी के आधार पर वहाँ पर वो चीज़ों चित्रकारी करने का प्रयत्न करेगा ना। वही सब चीज़ें बोली गई हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं मध्य पाषाण काल में शिलाकला में जैसे भीमबेटका हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, प्रायद्वीपीय तथा दक्षिण भारत के जो कुछ भाग हैं उसमें आप देखेंगे गुफा स्थलों में देख सकते हैं। उसके कुछ उदाहरणों के साथ यहाँ पर इस तरह से इंट्रो दे सकते हैं। छोटा इंट्रो देना है। अब आते हैं मेन बॉडी पे। देखिए मेन बॉडी पे आने से पहले हम यहाँ पर कैसे इस तरह को लिंक, इस चीज़ को हम लिंक करेंगे, देखेंगे कि कैसे आप देखेंगे गुफाओं के थ्रू उन्होंने अपनी सामाजिक, आर्थिक, दैनिक जीवन की स्थिति को दर्शाते हुए यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आधुनिक चित्रकला में भी वो चीज़ें, वो उसकी झलक आपको दिखाई देती है। जैसे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे मेन बॉडी में कि मध्य पाषाण शिलाकला तात्कालिक जीवन की झलक कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से शुरू करेंगे हम इसको। तो देखिए इसमें शिकार के कुछ दृश्य मिलते हैं, आधुनिकता पे भी आएंगे। यहाँ पर फोकस हमें इस पे बताते हुए ही, देखिए इस चीज को स्पष्ट नहीं करेंगे तभी तो हम कैसे बता पाएंगे आधुनिक चित्रकला में इनका क्या प्रभाव दिखता है। तो इनको स्पष्ट करना जरूरी है। तो मध्य पाषाण शिलाकला तात्कालिक जीवन की झलक आप लिख सकते हैं ऐसे हेडिंग। फिर इसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे, ऐसे शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, क्या इसको देखिए मेन बॉडी में फिर आप कैसे लिखेंगे, शिकार के दृश्य क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। इसको देखिए इस तरह से समझिए कि मध्य पाषाण शिलाकला तात्कालिक जीवन के दृश्यों में आप यहाँ पर देखते हैं कि शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। किसके? शिकार के दृश्य। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, जरूरी नहीं कि आपको सेम नोट डाउन करना है, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा क्यों कहा गया शिकार के दृश्य? जो भीमबेटका के आप चित्र देखेंगे तो वहाँ पर भाला, इस तरह से जो युद्ध के भी कुछ तत्व देखने को मिले हैं, वहाँ पर कुछ चित्र मिले हैं। वहाँ पर कहते हैं शिकार के भी दृश्य देखने को मिले, झुंड में शिकार करने के उसके तत्व देखने को मिले हैं। मनुष्य और पशु पक्षियों के चित्रण मिले हैं। यहाँ पर किसके? मनुष्य और पशु पक्षियों के चित्रण मिले हैं। मनुष्य, पशु पक्षी के चित्रण यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर दर्शाया, मनुष्यों को दर्शाया, प्रकृति की चीज़ों को उन्होंने दर्शाया। वहाँ पर कैसे बड़े बड़े जानवर थे उनको काफ़ी बनाया। आप देखिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया है उस पिक्चर्स को। ठीक है, भीमबेटका की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर सामूहिक नृत्य के चित्रण भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं। किसके? सामूहिक नृत्य के। ठीक है,
सामूहिक नृत्य के चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इससे पता चलता है नृत्य जैसे चीजें भी जो विद्या थी, नृत्य विद्या थी, वो भी विद्यमान थी, मतलब वो जानते थे उस चीज के बारे में। फिर गर्भवती स्त्री हो गया और माँ और बच्चे के चित्र यहाँ पर देखने को मिले हैं। उस प्रकार का सामाजिक जीवन, उनका जो पारिवारिक जीवन है उसको भी वहाँ पर दर्शाने का उन्होंने प्रयत्न किया, अपनी अभिव्यक्ति को चित्रकला के थ्रू माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, अब समझते हैं मध्यपाषाण काल शिला कला में आप देखेंगे कि सौंदर्य परक जो बात थी, सौंदर्य परक बोध थे, वो उसको किस प्रकार से दिखाया गया। सौंदर्य परक की जो बात की जा रही है उसमें एस्थेटिक सेंस, यानी कि किस प्रकार से उन्होंने लाल, सफेद इत्यादि रंगों का, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया। उन्होंने कैसे जीवंत उदाहरणों के साथ चित्रों को बनाना शुरू किया। ऐसा लगता है जैसे कुछ ना होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार से चित्र को बनाया है ना, वो बड़ा ही फाइन देखने को मिलता है, जो कि आज हम फाइन आर्ट्स में अपने देखते हैं आधुनिक काल में, वो तत्व आपको वहां देखने को मिलते हैं। यही चीज प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्यबोध को भी आप प्रतिबिंबित करती है क्या मध्यपाषाण कला में। उसके भी कुछ कुछ आपको फैक्ट्स जो हैं, जो तत्व है वो देखने को मिलते हैं सौंदर्य परक बोध के। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर कह रहा है। इसको देखिए थोड़ा हम इस तरह से समझते हैं कि उन्होंने कैसे चित्रकला के माध्यम से कैसे उच्च कोटि के रंगों का प्रयोग किया था, अपनी अभिव्यक्ति को कैसे वहाँ पर उन्होंने जो है चित्रों के थ्रू, रंगों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को, अपने जो मनोभाव है उनको कैसे उभारने का प्रयत्न किया था चित्रकला में। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हम यहाँ पर आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत की बात कर रहा है। तो आधुनिक चित्रकला से अगर तुलना की जाए तो क्या क्या समानताएं थी, तो समानता के आधार पर आप देखते हैं जैसे आधुनिक चित्रकला में तात्कालिक जीवन से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर काफी भरपूर तरीके से यहाँ पर रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आधुनिक चित्रकला में कई सारी समानताएं हैं जो मध्यपाषाण काल की, जैसे सामाजिक जीवन हो गया, उनका दैनिक जीवन हो गया, वो सब चीजें आज भी हर चित्रकला में क्या देखने को मिलेगा, जो आपके आसपास की गतिविधियां हैं उनको ही बनाया जाएगा, उनको ही उकेरा जाएगा, है ना। तो वही चीज है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम देखते कि आधुनिक चित्रकला में तुलना तो पता चल गई कि क्या क्या चीजें समानताएं हैं। अब भिन्न क्या है, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, समालोचनात्मक मूल्यांकन। तो अब हमें बताना है कि आधुनिक चित्रकला में मध्यपाषाण काल से चीजें भिन्न क्या क्या है, वो समझिए जरा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप सौंदर्य परक की बात हो गई, समानता के बावजूद भी यहाँ पर कुछ तत्व हैं जो भिन्न है। जैसे देखेंगे वहाँ पर मध्यपाषाण काल में शिलाकला में चीज़ें बनाई जाती थी, अधिक चीज़ें बनाई जाती थी, जबकि आधुनिकता की बात की जाए तो यहाँ पर चीज़ें ना थोड़ी जटिल और आप देखते हैं कि बहुआयामी है। बहुआयामी से क्या मतलब है, मतलब काफ़ी डायमेंशनल है, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ व्यक्ति वहाँ पर रहता था, खाता था और शिकार करता था, यही सब चीज़ें थी, तो उनकी चित्रकारी में भी यही देखने को मिला है। अब यहाँ पर व्यापार होता है, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, बाहर से लोगों का आना जाना रहता है, तो वो सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां हो गया, उनकी जो पूरे जीवन की जो उनकी मनोभाव स्थिति, उसको भी वहां पर दर्शाना शुरू किया। तो जटिलता के साथ साथ बहुआयामी भी आधुनिक चित्रकला में ये भिन्नता है जो मध्यपाषाण शिलाकला से उसको भिन्न करती है। ठीक है, आधुनिक चित्रों में अधिक स्वतंत्रता मिल गई है। जैसे पहले होता था कि कुछ ही क्षेत्र में, भाई देखिए आप इतने से जगह पे रहते हैं, उससे कभी बाहर ही नहीं निकले, तो क्या उसमें नई चीजें आप अडॉप्ट करेंगे। जब यहाँ पर निकलना शुरू हुआ, आवागमन शुरू हुआ, तो देखेंगे कि आधुनिक चित्रों में काफी स्वतंत्रता देखने को मिलती। कोई वो बंधन नहीं है कि सिर्फ खेती से संबंधित, प्राकृतिक चीजों से संबंधित बनाने हैं। यहाँ पर आपको कई सारे आप देखेंगे कि हर प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती, चाहे राजा रवि वर्मा की ले लीजिए, हैं। ठीक है, अब वर्तमान के जितने भी आप देखेंगे आधुनिक जो चित्रकार हैं उनकी चित्रकारी देखेंगे तो किसी स्त्री की चित्र जो है वो अलग प्रकार से देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं हर प्रकार के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र से संबंधित आपको चित्रकारी वहाँ पर देखने को मिल जाती है। तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है। आप देखिए कैसी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, उनका प्रयोग किया जाने लगा है। पहले क्या होता था मध्यपाषाण काल में, सिर्फ आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल कर सकते थे। अब हमारे पास कई सुविधाएं हो गई हैं उसके लिए, अलग अलग वाटर कलर्स का इस्तेमाल, और नॉट इवन वाटर कलर, कई सारे रंगों का, जैसे ऑयल पेंटिंग, जैसे हम देखते हैं फाइन आर्ट्स में ऑयल पेंटिंग हो गया, कई तरह के कलर्स और कई तरह की नई नई चीजें आपके सामने आती हैं देखने को। इसके बाद देखते हैं अधिक व्यक्तिनिष्ठ हो गए। पहले देखिए पोर्ट्रेट्स का, मध्यपाषाण काल की बात करें तो इसे पोर्ट्रेट्स का पर्टिकुलर वहां पर जो है वो नहीं बनाया गया था, लेकिन आधुनिक चित्रकला में क्या हुआ, पोर्ट्रेट्स बनना शुरू हो गए। अभी आपको बताया था पोर्ट्रेट्स दिखने लगे थे वहां पर शासकों के, या आप देखते हैं वहां पर पर्टिकुलर किसी राजा का या किसी स्त्री का, इस तरह से पोर्ट्रेट्स देखने को मिल गए। तो ये सारी चीजें अपने आधुनिक चित्रकला को कैसे मध्यपाषाण काल से उसकी भिन्नता और उसकी समानताओं को बताते हुए समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ये चीज बता दी। अब आते हैं हम अपने निष्कर्ष पर।
निष्कर्ष में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मध्यपाषाण शिलाकला आदि मानव के सरल भावों की अभिव्यक्ति है, जबकि आधुनिक चित्रकला आप देखते हैं कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी है। ठीक है, यही कारण है कि कुछ असमानताओं आप देखते हैं, कुछ समानताओं के बावजूद भी, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर समानता है, असमानता की बात नहीं है, कुछ समानताओं के बावजूद भी मध्यपाषाण शिलाकला एवं आधुनिक चित्रकला में पर्याप्त सौंदर्यपरक भिन्नता देखने को मिलती है, वो भिन्नता विद्यमान है। भाई सीधी सी बात है, जितना आप ग्रोथ करेंगे उतनी नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। जब आप आगे आगे चलेंगे तो नई नई चीज़ें आएंगी, उनको भी अडॉप्ट करेंगे, उनको भी अपनी चीज़ों में शामिल करेंगे। अपनी चाहे राइटिंग हो, चाहे साहित्य हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, उन सब चीज़ों को भी तो अडॉप्ट करेंगे ना। तो वही यहाँ पर कहने का मतलब है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई, अपनी तरफ से भी प्रयास करिएगा लिखने का, और अगर कुछ नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, और बताइएगा ऑनेस्टली क्या आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। आप हमेशा वीडियोज़ में कहते रहते हैं मैम आप क्वेश्चन लेकर आइए, क्वेश्चन लेकर आइए। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएगा उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने का काम हमारा है, आपका काम है निश्चिंत होकर बस पढ़ते रहिए। हमारा काम है देना, आपका काम है उस चीज़ों को, टॉपिक्स को लिखते रहना। दैट्स इट, खत्म हो गई कहानी यहाँ पर आज की। चलिए कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। हमने जितना भी चित्रकला से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो आधुनिक हो, प्राचीन हो, मध्यपाषाण हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और नई उमंग के साथ, उसी नई उमंग क्या कह सकते हैं हम, इसी उमंग के साथ हम कंटिन्यू कल अपने टॉपिक को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक नोट्स बना लिए होंगे तो रिवाइज करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ अपना तबीयत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और चलिए ठीक है, इसी के साथ आप सबसे मैं यहाँ पर नमस्कार कहती हूँ। सब लोग अपना ध्यान रखें। गुड बाय।